नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो क्लास में आपको भारत की नदियों के बारे में अध्ययन करवाया जाएगा। दोस्तों ध्यान से देखिए, आज हम भारत का अपवाह तंत्र पढ़ेंगे भाई। इस टॉपिक में मुख्य रूप से भारत की नदियाँ और भारत की झीलें शामिल हैं। देखिए, यहाँ आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि उद्गम की दृष्टि से भारतीय अपवाह तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है। तो दो भागों में बांटा गया है भाई। एक तो हिमालय अपवाह तंत्र और दूसरे का नाम है प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। भारत के अपवाह तंत्र को आमतौर पर दो भागों में बांटा गया है, हिमालय अपवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। अब दोस्तों, हिमालय अपवाह तंत्र को भी तीन भागों में बांटा गया है। एक तो सिंधु नदी तंत्र, दूसरा गंगा नदी तंत्र और तीसरा है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। हिमालय अपवाह तंत्र को इन तीन उपभागों में बांटा गया है। एक तो सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों का तंत्र, एक गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों का तंत्र, और एक ब्रह्मपुत्र नदी और एक उसकी सहायक नदियों का तंत्र। तो ये तो है हिमालय अपवाह तंत्र। दूसरा है प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। दोस्तों, प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र को भी दो भागों में बांटा गया है। एक तो अरब सागर का अपवाह तंत्र और एक बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। अरब सागर का अपवाह तंत्र 23% है और बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र 77% है। कहने की बात यह है कि जो प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र है, इसका अधिकांश भाग मुहाने की ओर बंगाल की खाड़ी में गिरता है और 77% नदियों का जल बंगाल की खाड़ी में जाके गिरता है। इसलिए इस उपवाह तंत्र को दो भागों में बांटा गया है, अरब सागरीय अपवाह तंत्र और बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। अरब सागर वाली नदियां अरब सागर में गिरती है और बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र की नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यहाँ दोस्तों आप इनका तुलनात्मक अध्ययन देखिए, इन दोनों का, कि हिमालय अपवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में मुख्य रूप से कौन कौन सा तुलनात्मक संबंध है, यह आप देख लीजिए। यहाँ दोस्तों हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं वो वी आकार की घाटियां बनाती है भाई, बिल्कुल गहरे गोर्ज बनाती है वी आकार की घाटियां, जबकि प्रायद्वीपीय पठार से बहने वाली नदियां यू आकार की घाटियां बनाती है। ये आप ध्यान रखें कि हिमालय से निकलने वाली नदियां तो वी आकार की घाटियां और प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियां यू आकार की घाटियां बनाती है। हिमालय से निकलने वाली नदियां अपनी युवावस्था में है भाई, और जबकि प्रायद्वीप से बहने वाली नदियां अपनी प्रौढ़ावस्था में हैं। ये भी ध्यान रखें, प्रायद्वीपीय भारत का मतलब होता है दक्षिणी भारत, कर्क रेखा से दक्षिण में स्थित अपना भारत का भाग प्रायद्वीपीय भारत में शामिल किया जाता है। और यहाँ की जो नदियां हैं प्राचीन समय से बह रही है, इसलिए ये प्रौढ़ावस्था में मानी जाती है। जबकि हिमालय से निकलने वाली नदियों को प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र की नदियों से बाद की उत्पन्न हुई मानी जाती है, इसलिए वो अपनी युवावस्था में है, ध्यान रखना। और ये भी आप ध्यान रखना कि हिमालय की नदियाँ वर्ष भर बहती रहती है, जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ ज़्यादातर अल्पकालिक रहती है, केवल मौसम यानी वर्षा के दौरान बहती है। अब देखिए, आप सिंधु नदी के बारे में देख लीजिए। सबसे पहले एक एक नदियों के बारे में पढ़ेंगे हम। सबसे पहले हिमालय अपवाह तंत्र पढ़ेंगे मित्रों, और हिमालय अपवाह तंत्र में हमने चुना है सबसे पहले सिंधु अपवाह तंत्र। सिंधु अपवाह तंत्र में वो नदियां शामिल है जो एक तो सिंधु नदी है खुद और एक सिंधु की सहायक नदियां हैं। तो देखिए मित्रों, आपसे पूछा जाए सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो बोखरचू हिमनद। और ये जो बोखरचू हिमनद है ये कैलाश मानसरोवर के निकट स्थित है, जो तिब्बत में स्थित है। सिंधु नदी की लंबाई यदि आपसे पूछ लिया जाए, टोटल लंबाई है इसकी 2880 किलोमीटर और भारत में इसकी लंबाई है 1114 किलोमीटर। आप ये भी ध्यान रखना, सिंधु नदी की कुल लंबाई है 2880 किलोमीटर और भारत में इसकी लंबाई है 1114 किलोमीटर। नेक्स्ट देखिए, सिंधु नदी अपना जल कहाँ डालती है। सिंधु नदी अपना मुहाना कहाँ बनाती है, अरब सागर में बनाती है भाई। अरब सागर में पाकिस्तान देश में जो मकरान तट है वहाँ से यह सागर में विलीन हो जाती है सिंधु नदी। इस सिंधु नदी के दोस्तों दो उपनाम भी है भाई। इसे एक तो सिंगी खम्बान कहते हैं और एक इसे शेरमुख कहते हैं। इसके सिंगी खम्बान और शेरमुख नाम तिब्बत में है इस सिंधु नदी के। सिंधु की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, श्योक है, गिलगित है, जास्कर है, नुब्रा है, द्रास है, सिगार है। और इसका जो संगम है, सिंधु नदी एक महत्वपूर्ण संगम बनाती है और वो दोस्तों पंचनद से मिलकर बनाती है। जिस स्थान पर यह पंचनद से मिलती है उस स्थान को मिथानकोट कहते हैं और यह स्थान पाकिस्तान देश में है। पंचनद में मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए, 5 बड़ी सहायक नदियां हैं जो सिंधु में बाएं तट से आकर मिलती हैं। उन पांचों में है झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। इन्हीं को मिलाकर पंचनद कहा जाता है। तो इन पांचों नदियों का जो सम्मिलित जल है वो मिथानकोट पाकिस्तान में सिंधु नदी में गिरता है। अब देखिए दोस्तों, इसकी पहली सहायक नदी देखिए आप, झेलम नदी। झेलम नदी के बारे में यही सवाल आपको एक नदी के बारे में आपको देखो इतनी बातें ध्यान रखनी है कि एक तो उस नदी का संस्कृत नाम क्या है, एक वो नदी निकलती कहाँ से है यानी उद्गम स्थान, एक वो नदी जाके कहाँ गिरती है यानी उसका मुहाना, एक उस नदी की लंबाई, और इसके अलावा उस नदी के बारे में कोई विशेष बात है तो, जैसे उसके ऊपर कोई बांध है,
कोई जलाशय है, कोई नहर निकाली गई है, कोई जल विद्युत परियोजना संचालित की गई है, कोई नौवहन परियोजना संचालित हो रही है। तो ऐसी बातों को अपन विशेष में पढ़ लेंगे। तो देखिए आप दोस्तों, जो झेलम नदी है, झेलम नदी को संस्कृत में वितस्ता कहा जाता है। ध्यान रखना, झेलम को वितस्ता नदी कहा जाता है। झेलम नदी का उद्गम होता है वेरीनाग, और ये पीर पंजाल पर्वत श्रेणी जम्मू कश्मीर में स्थित है। वेरीनाग नामक हिमनद से झेलम नदी निकलती है। वेरीनाग झील के बारे में भी आपसे सवाल पूछा जाता है, ये भारत के किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में। झेलम नदी चिनाब नदी में मिल जाती है भाई झंग स्थान पर, और ये स्थान वर्तमान में पाकिस्तान देश में है। नदी की लंबाई 724 किलोमीटर है। इस नदी पर जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर स्थित है, और भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील वुल्लर झील स्थित है। ये भी आप ध्यान रखिए, पूछ लिया जाए भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील कौन सी है? वुल्लर झील, जो जम्मू कश्मीर में है और झेलम नदी के द्वारा निर्मित है। आपसे पूछ लिया जाए कि जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर कौन सी नदी के किनारे स्थित है? झेलम नदी के किनारे स्थित है। सिंधु की दूसरी सहायक नदी देखिए दोस्तों, चेनाब नदी देख लीजिए आप। चेनाब नदी के बारे में भी परीक्षा में दोस्तों कई बार सवाल पूछ लिए जाते हैं। यहाँ आप ध्यान दें, थोड़ा बहुत देखिए। चेनाब नदी, चेनाब जो नदी है इसका संस्कृत में नाम है दोस्तों अस्सिकिनी या चंद्रभागा नदी। संस्कृत में इसका नाम है अस्सिकिनी, इसे चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है। ये काफ़ी गजब का सवाल है दोस्तों। जो चेनाब नदी है इसे संस्कृत में अस्सिकिनी नदी कहते हैं, और इसे चंद्रभागा नदी भी कहते हैं। इस नदी का जो उद्गम है भारत के हिमाचल प्रदेश से होता है भाई, और इस नदी की टोटल लंबाई है 1800 किलोमीटर। काफ़ी अच्छा सवाल है ये। चेनाब नदी की कुल लंबाई 1800 किलोमीटर है, और भारत में इसकी लंबाई है 1180 किलोमीटर। ये भी अच्छा पॉइंट है। चेनाब नदी का अक्सर पूछा जाता है, लंबाई का जरूर ध्यान रखना कि चेनाब नदी की टोटल लंबाई तो कितनी है? 1800 किलोमीटर। केवल भारत में चेनाब नदी कितने किलोमीटर बहती है? 1180 किलोमीटर। ये जो चेनाब नदी को चंद्रभागा क्यों कहते हैं भाई? ये इसका चंद्रभागा नाम क्यों है? चंद्रभागा नाम इसलिए क्योंकि ये दो धाराओं से निकलती है, एक तो चंद्रा और एक भागा। चंद्रा और भागा नामक दोनों धाराओं से मिलकर अस्सिकिनी नदी बनती है या चेनाब नदी बनती है। इन दोनों का मिलन होता है भाई तांडी स्थान पर, जो भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में है। तो दोबारा देखिए, चेनाब नदी का संस्कृत में नाम अस्सिकिनी या चंद्रभागा है। इसे उद्गम हिमाचल प्रदेश में जो रोहतांग दर्रे हैं और बड़ालास दर्रे हैं वहाँ से निकलती है। लंबाई टोटल 1800 किलोमीटर है, भारत में 1180 किलोमीटर है। इसका उद्गम दो धाराओं से होता है, एक तो चंद्रा और एक भागा, और इन दोनों धाराओं का मिलन हिमाचल प्रदेश के तांडी स्थान पर होता है भाई। अब देखिए दोस्तों, रावी नदी। रावी नदी भी काफ़ी अच्छी नदी है, यहाँ से भी सवाल बनते हैं परीक्षा के अंदर। तो रावी नदी में तो आपको मोटे तौर पे ये ध्यान रखना है, इसका संस्कृत में क्या नाम है? रावी का। इसे पुरुषनी नदी कहते हैं, और पुरुषनी के साथ साथ इसे इरावती भी। पुरुषनी आपको हर जगह मिल जाएगा नोट्स में, लेकिन इरावती थोड़ा मुश्किल मिल पाएगा, तो इसका ध्यान रखना। कौन सी नदी को इरावती नदी के नाम से भी जाना जाता है? संस्कृत में रावी नदी को इरावती कहते हैं या पुरुषनी कहते हैं। रावी नदी का जो उद्गम है वो दोस्तों रोहतांग दर्रे से होता है, और ये रोहतांग दर्रा कुल्लू हिमाचल प्रदेश के निकट पड़ता है। भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में जो कुल्लू की पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर एक दर्रा है, उसका नाम है रोहतांग दर्रा, और ये रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश राज्य में ही पड़ता है। रोहतांग दर्रा भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य को तिब्बत से जोड़ता है। तो इसी दर्रे से निकलती है रावी नदी। रावी नदी का मुहाना क्या है भाई? रावी नदी के मुहाने के बारे में भी सवाल पूछा जा सकता है। तो सराय सिंध नाम की जगह का ध्यान रखना। सराय सिंधु ये पाकिस्तान में है, इसके निकट ये चेनाब नदी में जाके मिल जाती है। तो रावी अपना मुहाना बनाती है चेनाब नदी को, झेलम भी अपना मुहाना बनाती है चेनाब नदी को। आगे ही बात समझ में। रावी नदी की टोटल लंबाई है 725 किलोमीटर। दोनों नदियों के बारे में ध्यान रखना। झेलम नदी चेनाब में मिलती है झंग स्थान पर या झाग मगनिया स्थान पर, जबकि रावी नदी चेनाब में मिलती है सराय सिंधु स्थान पर। अब देखिए दोस्तों, आप व्यास नदी के बारे में पढ़ें। यहाँ दोस्तों व्यास नदी के बारे में आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। व्यास नदी में यह ध्यान रखें, इसका संस्कृत में क्या नाम है? इसे विपाशा या अर्घिकिया नदी कहते हैं। तो अर्घिकिया नदी बहुत ही गजब का पॉइंट है ये। अर्घिकिया कौन सी नदी का नाम है या कौन सी नदी का उपनाम है? व्यास नदी का। इसे विपाशा नदी भी कहते हैं। व्यास नदी का उद्गम दोस्तों व्यास कुंड से होता है, और व्यास कुंड भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में है। इस व्यास नदी का संगम देखिए आप। संगम का मतलब है दोस्तों ये नदी कौन सी नदी से जाके मिल जाती है? हरिके बैराज है दोस्तों भारत के पंजाब राज्य के फिरोजपुर गांव के निकट। वहाँ हरिके बांध के पास में ये सतलज नदी में जाके मिल जाती है भाई। ये आप अच्छा सवाल है, ध्यान रखना इसके बारे में, परीक्षा में ये सवाल पूछा जा सकता है। व्यास नदी का एक बार फिर से देखें। व्यास नदी को संस्कृत में विपाशा या अर्घिकिया कहते हैं। इसका उद्गम व्यासकुंड हिमाचल प्रदेश से होता है। इसका संगम बनता है हरिके बांध पंजाब के फिरोजपुर में, सतलज नदी में जाके मिल जाती है ये व्यास नदी, और इस नदी की लंबाई है 460 किलोमीटर। अब आप सतलज नदी देखिए भाई।
दोस्तों सतलज नदी के बारे में भी परीक्षाओं में कई बार सवाल पूछ ले जाते हैं, ये ध्यान रखिए। सतलज काफ़ी ही अच्छी नदी है भारत में। सतलज नदी का संस्कृत में क्या नाम है भाई? सतलज नदी को सतुद्रु या सुतुद्री नदी के नाम से जाना जाता है। संस्कृत में सतलज को सतुद्रु या सुतुद्री नदी के नाम से जाना जाता है। और सतलज नदी का उद्गम कहाँ से होता है? राक्षस ताल हिमनद से होता है, या इसे आप राक्षस ताल हिमनद भी बोल सकते हैं। और ये तिब्बत में है, जहाँ कैलाश मानसरोवर है तिब्बत में, उनके निकट ही दोस्तों एक राक्षस ताल हिमनद भी बनता है, यह राक्षस ताल या राक्षस ताल हिमनद, यहाँ से सतलज नदी का उद्गम होता है। इस सतलज नदी को तिब्बत में दोस्तों लोगचेन खम्बान कहते हैं। ये जो सतलज नदी है इसे तिब्बत में लोगचेन खम्बान, इस नाम का आप जरूर ध्यान रखना। कौन सी नदी को लोगचेन खम्बान कहते हैं तिब्बत में? सतलज नदी को। कौन सी नदी को तिब्बत में शेरमुख या सिंगी खम्बान कहते हैं? सिंधु नदी को कहते हैं। इस नदी के ऊपर स्थित नगर देखिए, इसके ऊपर लुधियाना और फिरोजपुर, ये दो नगर स्थित हैं, दोनों के दोनों भारत के पंजाब में हैं। सतलज नदी की टोटल लंबाई है 1450 किलोमीटर और भारत में इस नदी की लंबाई है 1050 किलोमीटर। सतलज नदी के ऊपर दोस्तों विशेष रूप से बांध का आप जरूर ध्यान रखना कि सतलज नदी का मुख्य बांध कौन सा है। सतलज नदी पर स्थित है भाखड़ा नांगल बांध। भाखड़ा नांगल बांध जो पंजाब और हिमाचल प्रदेश में संयुक्त रूप से निर्मित है। भाखड़ा नांगल बांध दोस्तों एक बहुत ही बढ़िया बांध है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भाखड़ा नांगल बांध को एक चमत्कारिक विराट वस्तु बताई गई है। ये भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय कंक्रीट निर्मित सीधा बांध माना जाता है, ये भी आप ध्यान रखना। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको भाखड़ा नांगल बांध को तो एक चमत्कारिक विराट वस्तु बताया ही है, साथ ही जो बांध होते हैं यानी जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं होती है उन्हें आधुनिक भारत के मंदिर भी कहा है, यह आप ध्यान रखना। दोस्तों आप इसी सिंधु नदी जल समझौते के बारे में भी विशेष रूप से ध्यान रखें, ये परीक्षाओं में आमतौर पर पूछा जाता है। सिंधु नदी जल समझौता शुरू से ही भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन के बाद सिंधु नदी के जल बंटवारे को लेकर विवाद उत्पन्न रहा। तो इस विवाद का समाधान करने के लिए या सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के जल का बंटवारा करने के लिए एक जल समझौता हुआ 1960 में, जिसे सिंधु नदी जल समझौता हुआ। और ये समझौता भारत और पाकिस्तान देशों के बीच में हुआ। इसमें क्या हुआ? इसके अनुसार भारत सिंधु, झेलम, चिनाब इसका 20% जल उपयोग कर सकता है। भारत को केवल सिंधु, झेलम और चिनाब नदियों का 20% जल मिलेगा, 80% जल का उपयोग पाकिस्तान देश करेगा। लेकिन भारत में से जो मुख्य नदियां बहती है, इसके अलावा सिंधु, झेलम और चिनाब के अलावा जैसे रावी, व्यास और सतलज, ये 3 बड़ी नदियां, इनका 80% जल का उपयोग भारत करेगा भाई, ये आप ध्यान रखना। एक देखिए दोस्तों आप भाखड़ा नांगल बांध, या इससे पहले आपको मैं बता दूं ये जो सिंधु नदी जल समझौता ये किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो दोस्तों जो विश्व बैंक है ना, अपना विश्व बैंक, इस विश्व बैंक के अध्यक्ष थी न्यूजिला ब्लैक, उसके अध्यक्षता में ये समझौता हुआ था। अब देखिए आप भाखड़ा नांगल बांध। भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर बनाया गया, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में संयुक्त रूप से। ये पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। इस झील के ऊपर दोस्तों एक जलाशय निर्मित है। जलाशय या झील, इस जलाशय को कहा जाता है गोविंद सागर झील, जो भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में है। यह आप ध्यान रखना, गोविंद सागर झील जो कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। बहुत ही गजब का सवाल है दोस्तों ये गोविंद सागर झील को लेकर, यहाँ आप बिल्कुल चूक मत जाना मित्रों, ये परीक्षा में सवाल पूछा ही जाता है, गोविंद सागर झील वाला। तो गोविंद सागर झील के बारे में जरूर ध्यान रखना है। कौन से बांध को गोविंद सागर झील के नाम से जाना जाता है? जो भाखड़ा नांगल बांध है, जो भाखड़ा नांगल बांध है उसके ऊपर जो झील बनी हुई है बांध के पीछे, उसे गोविंद सागर कहते हैं और ये हिमाचल प्रदेश में है। आप इसी नाम की एक और झील का भी ध्यान रखोगे, गोविंद वल्लभ पंत सागर झील का, और ये उत्तर प्रदेश में रिहन नदी पर बनी हुई है, ये भी आप ध्यान रखना। एक यहाँ छोटी सी नज़र दोस्तों आप इंदिरा गांधी नहर पर भी डाल दीजिए। इंदिरा गांधी नहर को राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता है। यह नहर फिरोजपुर पंजाब से निकाली गई है, जहाँ हरिके बांध बना हुआ है सतलज और व्यास नदी के संगम पर। इस नहर की लंबाई 649 किलोमीटर है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, इन 3 राज्यों की यह संयुक्त परियोजना है। एक छोटी सी नज़र दोस्तों आप व्यास परियोजना पर भी डाल दीजिए। व्यास परियोजना के ऊपर दोस्तों मुख्य रूप से आपको जानकारी के लिए बता दूं मैं, यहाँ आपसे क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं। व्यास परियोजना में एक तो ये पूछा जाएगा कौन कौन से राज्यों की संयुक्त परियोजना? पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की। व्यास परियोजना के तहत दोस्तों पोंग बांध, जिसे व्यास बांध भी कहते हैं, ये तलवाड़ा हिमाचल प्रदेश में बनाया गया। और ये जो व्यास परियोजना ये सतलज व्यास लिंक का निर्माण भी करती है भाई, ये भी ध्यान रखना। एक मित्रों आप थीन बांध का ध्यान रखना, यहाँ से परीक्षा में सवाल पूछ लिया जाता है। थीन बांध रावी नदी पर है और भारत के पंजाब राज्य में है। इसके साथ दोस्तों सिंधु नदी तंत्र की कुछ महत्वपूर्ण नदी घाटी परियोजनाएं बता देता हूं। आप संबंधित नदी का ध्यान रख लेना और राज्य का ध्यान रख लेना भाई, यहाँ से परीक्षा में सवाल पूछा जा सकता है। तो एक बार के लिए मित्रों ये देख लीजिए आप, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगा।
बहुउद्देशीय परियोजनाओं से आमतौर पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पूछ ले कि तुलबुल परियोजना कौन सी नदी पर है, झेलम नदी पर है, कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। उड़ी परियोजना कहाँ पर है, झेलम नदी पर है, जम्मू कश्मीर में है। सलाल और बगलिहार बांध परियोजना चेनाब नदी पर है और जम्मू कश्मीर राज्य में है। यहाँ दुलस्ती परियोजना का भी ध्यान रखना, ये भी चेनाब नदी पर है और जम्मू कश्मीर में। ये तीनों परियोजनाओं का आप जरूर ध्यान रखना दोस्तों, सलाल, बगलिहार, दुलस्ती, ये तीनों की तीनों बांध परियोजना इस चेनाब नदी पर है और भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में है। लेकिन उरी और तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर जम्मू कश्मीर में है। एक परियोजना दोस्तों आप चमेरा का ध्यान रखना, ये चमेरा रावी नदी पर है, हिमाचल प्रदेश पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित हो सकता है आपके लिए। चमेरा बांध कौन सी नदी पर है, रावी नदी पर। कहाँ बनाया हुआ है, हिमाचल प्रदेश में। पोंग बांध अभी अभी आपको बताया था, ये व्यास नदी पर बना हुआ है, हिमाचल प्रदेश में। एक नाथपा जाखड़ी बांध परियोजना सतलज नदी पर है और भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में है। आप ध्यान रखना, नाथपा जाखड़ी बांध परियोजना एक जल विद्युत परियोजना है। तो दोस्तों ये था सिंधु नदी तंत्र और भारत में नदियों का सामान्य परिचय। एक बार आप सारे कंटेंट दोबारा देख लीजिए ताकि आपके क्लियर हो जाए। भारत का अपवाह तंत्र पढ़ रहे हैं। उद्गम की दृष्टि से भारतीय अपवाह तंत्र को दो भागों में बांटा गया है। एक हिमालय अपवाह तंत्र, हिमालय अपवाह तंत्र को फिर से 3 उपभागों में बांटा गया है, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। अब देखिए प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र को मुहाने के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, एक अरब सागर का अपवाह तंत्र और एक बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। अरब सागर का अपवाह तंत्र 23% है और बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र 77% है। यहाँ हिमालय और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र की थोड़ी तुलना देखें। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ वी आकार की घाटी बनाती है, जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ यू आकार की घाटी बनाती है। हिमालय की नदियाँ युवावस्था में है, जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ प्रौढ़ावस्था में है। सबसे पहले सिंधु नदी देखें। सिंधु नदी निकलती है बोखरचू हिमनद, जो कैलाश मानसरोवर तिब्बत में स्थित है। नदी की लंबाई 2880 किलोमीटर है, भारत में 1114 किलोमीटर। यह नदी पाकिस्तान में मकरान तट के पास से अरब सागर में गिरती है, इसका मुहाना अरब सागर है। इस नदी को सिंगी, खंबान या शेरमुख तिब्बत में कहते हैं। इसकी ये सहायक नदियां हैं श्योक, गिलगित, जास्कर, नुब्रा, द्रास, शिगार और पंचनद। और पंचनद पाकिस्तान के मिथानकोट में सिंधु से मिलती है। झेलम नदी को संस्कृत में वीतस्ता नदी कहते हैं। इसका उद्गम वेरीनाग, पीर पंजाल पर्वत, जम्मू कश्मीर से होता है। इसका जो मुहाना है वो झंग चिनाब नदी है, लंबाई 724 किलोमीटर है। इस पर श्रीनगर और वुलर झील स्थित है। ध्यान रखना, वुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील है या ताज़ा पानी की झील है। चेनाब नदी का संस्कृत में नाम है असिकिन या चंद्रभागा। इसका उद्गम हिमाचल प्रदेश से होता है। कुल लंबाई 1800 किलोमीटर है, भारत में 1180 किलोमीटर है। चंद्रा और भागा नामक 2 धाराओं से उद्गम होती है चेनाब नदी और इन दोनों धाराओं का मिलन हिमाचल प्रदेश के तांडी स्थान पर होता है। नेक्स्ट देखें, रावी नदी को संस्कृत में पुरुषन या इरावती नदी कहते हैं। इसका उद्गम रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में कुल्लू पहाड़ियों से होता है और यह नदी चेनाब नदी में सराय सिंधु के निकट अपना जल डाल देती है। रावी की लंबाई 725 किलोमीटर। व्यास का संस्कृत नाम है विपाशा या अगिरकिया। इसका उद्गम व्यास कुंड हिमाचल प्रदेश से होता है और ये हरिके बांध जो सतलज नदी पर बना हुआ है पंजाब में, वहाँ इस सतलज नदी में मिल जाती है भाई। व्यास नदी की लंबाई 460 किलोमीटर है। सतलज नदी को संस्कृत में सतुद्रु या सुतुद्री कहते हैं। इसका उद्गम राक्षस ताल या राक्षस ताल हिमनद जो तिब्बत में स्थित है वहाँ से होता है। सतलज नदी को तिब्बत में लोकचैन खंबान कहते हैं। इसके ऊपर पंजाब के 2 प्रसिद्ध नगर स्थित है सतलज पर, एक तो लुधियाना, दूसरा फिरोजपुर। सतलज की लंबाई 1450 किलोमीटर है, भारत में 1050 किलोमीटर है। सतलज नदी पर बांध बना हुआ भाखड़ा नांगल बांध हिमाचल प्रदेश में। एक आपसे सवाल सिंधु नदी जल समझौते को लेकर पूछा जा सकता है। सिंधु नदी जल समझौता 1960 में हुआ, भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ। ये न्यूजिला ब्लैक की अध्यक्षता में हुआ, जो उस टाइम पे विश्व बैंक की अध्यक्ष थी। सिंधु नदी जल समझौते के तहत अब भारत सिंधु, झेलम और चिनाब का 20% जल उपयोग कर सकेगा, लेकिन आगे की जो रावी, व्यास और सतलज नदियां हैं उनका 80% जल का उपयोग भारत कर सकेगा। भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर है, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में संयुक्त रूप से। यह परियोजना पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। इसके ऊपर एक झील बनी हुई है जिसे गोविंद सागर झील कहते हैं और ये भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में है। इंदिरा गांधी या राजस्थान नहर, ये फिरोजपुर पंजाब से निकाली गई है। यहाँ हरिके बैराज बांध बना हुआ है सतलज और व्यास के संगम पर, तो यहाँ से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है जिसे प्राचीन समय में राजस्थान नहर कहते थे। इंदिरा गांधी नहर का जनक बीकानेर के सिंचाई इंजीनियर कंवर सेन को माना जाता है। इंदिरा गांधी नहर की लंबाई 649 किलोमीटर है। ये पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। यहाँ व्यास परियोजना देखें। व्यास परियोजना पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। इसके ऊपर पोंग बांध बना हुआ है या व्यास बांध बना हुआ है। पोंग बांध हिमाचल में तलवाड़ा स्थान पर बना हुआ है। इसी व्यास परियोजना के तहत सतलज व्यास लिंक का निर्माण किया गया है। ध्यान रखना, थीन बांध रावी नदी पर है।